हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो एक न्यू टॉपिक है जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर नाम से ही पता चल रहा है इसमें हम किस बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। उस लेवल का जो फिजिक्स है, न्यूक्लियस के लेवल का फिजिक्स, वो हम देखेंगे किस में, न्यूक्लियर फिजिक्स में। ओके, तो जो आगे देखते हैं तो सबसे पहले होता है कि एटॉमिक न्यूक्लियस। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर दो तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं। क्या क्या, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूँकि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है इसीलिए इसका नाम हम क्या रख देते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो जब भी कोई न्यूक्लियॉन्स बोलेगा तो क्या समझोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन को हम लोग P से दिखाते हैं, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्लस ई। उसका जो मास होता है वो कितना होता है, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब देखो ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है उसके मास को अगर 1840 से गुना करोगे इलेक्ट्रॉन के मास को, वो एक प्रोटॉन का मास होता है। समझे, यानी 1840 इलेक्ट्रॉन मिलके एक प्रोटॉन बनाएगा, उतना भारी होता है ये। तो प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ सिंपलेस्ट एटम विथ Z इज इक्वल टू 1। जैसा कि हाइड्रोजन एटम का हम देखते हैं, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें। अब देखो न्यूट्रॉन को किससे दिखाते हैं, N से। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, और इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो। इसका जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो देखो, वो 1.6749 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो देखो ये जो न्यूट्रॉन का जो मास है, मास जो है न्यूट्रॉन का, वो प्रोटॉन के मास से 2.5 टाइम्स ज़्यादा होता है। ओके, 2.5 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मासेज जो होता है उससे 2.5 टाइम, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मासेज है उससे 2.5 टाइम ज़्यादा होगा किससे, प्रोटॉन से। इसका क्या मतलब होता है, देखो जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, वो अगर फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में कहाँ पे मिलेगा, ये न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। जैसे अनस्टेबल हो जाता है तो क्या होता है, रेडियो एक्टिव बन जाता है। और कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मान लो 1 किलो था, उससे आधा किलो होने में, यानी हाफ होने में जो टाइम लगता है उसको रेडिएशन होके, उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो 12 मिनट का हाफ लाइफ होता है किसका, न्यूट्रॉन का। एक बात समझो, यहाँ पे तुमने मास देखा, प्रोटॉन का 6726 था और 6749 है। अब ये तो 2.5 गुना तो दिख नहीं रहा तुमको, तो फिर से समझने का कोशिश करो क्या बोल रहा है, कि मास ऑफ न्यूट्रॉन एक्सीड्स द मास ऑफ प्रोटॉन बाय अबाउट 2.5 टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक मासेज के 2.5। इसका क्या मतलब है, ये जो न्यूट्रॉन होता है वो स्पॉन्टेनियसली टूट के ट्रांसफॉर्म होके एक प्रोटॉन में बदल जाता है, और प्रोटॉन में जब बदलता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल होता है, इसको हम लोग इससे दिखाते हैं, वो रिलीज़ करता है। तो अगर न्यूट्रॉन अनस्टेबल स्टेट में है, यानी अपने न्यूक्लियस के बाहर है, तो क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म होके एक तो प्रोटॉन में बदल जाता है, हाफ लाइफ उसका 12 मिनट का होता है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है और एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट करता है। अब देखो ये अपना एटॉमिक का और ऑर्बिटल का डायग्राम दिख रहा है। तो ये जो अंदर में है न्यूक्लियस, उसके अंदर में प्लस चार्ज है जो कि प्रोटॉन दिख रहा है। प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, और इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5
6 है, इधर पे बाहर में इलेक्ट्रॉन 6 है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में घूमता रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में रहता है। अब इसको हम लोग कैसा दिखा सकते हैं, जो प्रोसेस हमने देखा उसको, कि अपना न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का वेट 1 के बराबर और ये 0, प्रोटॉन पे 1 और 1, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1, नीचे वाला चार्ज है तो न्यूट्रॉन पे 0, प्रोटॉन पे 1 -1, इलेक्ट्रॉन का वेट लगभग 0 के बराबर, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो यूनिट किया। तो ये हम लोग दिखा सकते हैं ऐसा। ठीक है, ऊपर वाला जो है मास का डेटा दिखा रहा है। अब देखो, कोई भी जो न्यूक्लियस होता है, हमारा जो एटॉमिक न्यूक्लियस है, उसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 होता है। एक तो मास नंबर ए और दूसरा एटॉमिक नंबर, जिसको चार्ज नंबर भी बोलते हैं, वो है जेड। तो ये जेड जो है वो क्या है, वो चार्ज नंबर कहलाता है, उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। और दूसरा जो है मास नंबर, उसको क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो देखो, ये जो जेड होगा किसी भी न्यूक्लियस का, वो उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स की संख्या है उसके बराबर होगा न्यूक्लियस में। तो अब जितने प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, जेड गुने ई के बराबर, कि एक प्रोटॉन पे ई के बराबर चार्ज, तो ये उसके ऊपर चार्ज है। जो मास नंबर होता है वो होता है तुम्हारे बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जो अपना जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। न्यूक्लियॉन्स क्या हो गया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर, ये हो गया मास नंबर। तो देखो, जो न्यूक्लियाई होता है किसी का भी, उसको सिम्बॉलिकली हम कैसा दिखाते हैं, एक्स के ऊपर एटॉमिक मास जो है ऊपर लिख दो और चार्ज जो है एटॉमिक नंबर वो नीचे लिख दो, या ऐसा भी इसी साइड में लिख दो। समझ गए बात? ऐसा हम लोग दिखाते हैं सिम्बॉलिकली किसी को भी। इसका मतलब क्या समझोगे, जो ऊपर में है वो उसका क्या है, एटॉमिक मास है, और नीचे में जेड है, और बीच का जो एक्स है वो क्या दिखलाता है, वो जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल। हर एक एलिमेंट का अपना एक सिंबल दिया हुआ है। जैसे ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर जो जेड है वो 8 होता है और एटॉमिक वेट 16 होता है। ऐसे लिख सकते हो, या इसको 16 और 8 भी लिख सकते हैं। समझ गए बात? चलो, अब जो अपना शेप ऑफ न्यूक्लियस है वो लगभग स्फेरिकल शेप का होता है, गेंद की तरह होते हैं। और इसका जो रेडियस होता है वो मास नंबर से कुछ ना रिलेशन है इसका। कैसे? ये जो तुम्हारा रेडियस है वो होता है 1.2 इंटू मास नंबर की पावर 1/3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। समझ गए? 1.2 इंटू 10 की पावर -15 गुने मास नंबर की पावर 1/3। ये जो यूनिट होता है वो मीटर में आता है। क्या बोल दिया, देखो बोल ये रहा है। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इतना। यहाँ पे जो मास नंबर दे दिया है वो दे दिया है 27, जो एटॉमिक नंबर दे दिया है वो दे दिया है 13, किसका, एल्युमिनियम का। अब क्या बोल रहा है, रेडियस जो है, रेडियस वो दे दिया है 3.6 फर्मी के बराबर। तो बोल रहा है तो रेडियस ऑफ ये बता दो टेलुरियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 1.25, जेड एटॉमिक मास है 1.25, एटॉमिक नंबर है 52। तो इसका रेडियस क्या होगा ये बता दो, ऐसा अपने को बोला जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। देखो, जो रेडियस होता है वो क्या होता है अपने मास की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल। तो R1/R2 करोगे तो A1/A2 की पावर 1/3 आएगा, यानी 1/3 इधर भेज दो तो R1/R2 का क्यूब करोगे तो A1/A2 मिलेगा। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ, R1 कितना है, R1 दे दिया है तुमको 3.6, तो A1 कितना है 27, R2 कितना दिया हुआ है निकालना है, ये कितना दे दिया है 125 की पावर 1/3। यहाँ से 3.6/R2 हो जाएगा तुम्हारा 27 का
क्यूब रूट होता है 3 है, 125 का होता है 5, तो R2 हो जाएगा 5 उन्हें 3.6/3, 3 से हो गया 12, 1.2, 12×5 60, 6 फर्मी जो हो गया इसका आंसर। आंसर हो जाएगा बी। तो समझ गए, जो हमने पिछले पेज पे देखा, जो रेडियस होता है एटॉम, न्यूक्लियस का जो रेडियस है, न्यूक्लियस की रेडियस की बात हो रही है, वो जो होता है वो 1.2 गुने A⁻⁻³ गुने 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होते हैं। 10⁻⁻15 को फर्मी भी बोलते हैं हम लोग। अब आगे देखेंगे, जो भी केमिकल एलिमेंट है उनके पास क्या होता है, जो भी मोस्ट ऑफ द केमिकल एलिमेंट जो है उसके अंदर सेवरल टाइप ऑफ एटम डिफरिंग इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप में क्या होता है, मास अलग अलग रहता है, मास इज़ डिफरेंट। अब देखो मास किससे बना था, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर बना था। तो अब जितना, अब आइसोटोप के अंदर क्या होता है, जेड का मान होता है सेम। अब तुमको पता है कोई अगर एलिमेंट है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल कब हो सकता है, जब उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाए। तो अगर जेड है वो तो या तो प्रोटॉन का संख्या देख सकते हो, प्रोटॉन सेम है तुम कह रहे हो, तो बदल क्या सकता है कि मास बदल जाए, ये सेम है तो न्यूट्रॉन बदल सकता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसके कारण से मास चेंज हो जाए। तो आइसोटोप, मान लो कार्बन का 3 आइसोटोप है, क्या क्या है, कार्बन 12 6, कार्बन 13 6 और कार्बन 14 6। जेड का मान तो देखो सेम है 6 है, तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है, न्यूट्रॉन बदल रहा है, तो प्रोटॉन यहाँ पे भी 6 6 6, न्यूट्रॉन कितने इसमें, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 14 में से 6 गया 8, तो न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही है, समझ रहे। तो कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि जो एलिमेंट है उसके अंदर केवल स्टेबल आइसोटोप ही रहें, हो सकता है कि जो आइसोटोप तुमको मिला है वो अनस्टेबल है और वो बहुत ही कम समय के लिए टिकता है और दोबारा से स्टेबल आइसोटोप में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कुछ अनस्टेबल आइसोटोप ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो हमेशा एमिशन देते रहते हैं, ठीक है। अब देखो किसी का भी जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, उसको हम लोग जो यूनिट बोलते हैं उसको बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या यूनिफाइड मास यूनिट, ये इसमें दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे देखो मास ऑफ न्यूट्रल एटम ऑफ कार्बन 12 इज डिफाइंड टू बी एग्जैक्टली 12 यूनिट। जो न्यूट्रल कार्बन 12 है उसका जो मास है उसको हमने 12 यूनिट बोल दिया। तो इसको अगर कार्बन 12 के मास को डिवाइड कर दें 12 से तो हमको 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसी 1 यूनिट के वैल्यू से हम सबको नापते फिरेंगे कि तुम्हारा कितना गुना है, तो उतना ज़्यादा हो गया, उतना AMU हो गया। तो 1 यूनिट का जो मान निकल के आता है वो आता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो तुम लोग, कार्बन 14 जो आइसोटोप है वो कैसा होता है, अनस्टेबल आइसोटोप होता है। क्या करता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन का संख्या ज़्यादा है, कितना है 8 है, तो वो बीटा डीके करता है। बीटा डीके में क्या करता है, एक नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में बदल जाता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। इसमें ज़्यादा दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आगे देखेंगे कि एमिशन कैसे कैसे होते हैं। जस्ट दिखा रहे हैं जो अनस्टेबल था वो किसी स्टेबल न्यूक्लियस में बदल जाता है कुछ रेडियो एक्टिव एमिशन करके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी,
देखो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमने अभी क्या डिफाइन किया है कि जो मास होता है एटॉमिक मास, ठीक है, जो न्यूक्लियस का मास जो हम लोग बोलते हैं वो तुम्हारे होता है सम ऑफ द मासेज ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मास के बराबर। लेकिन जब देखते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या पता चलता है कि जो एक्चुअल मास है, रेस्ट मास बोलते हैं जब न्यूक्लियस रेस्ट पे, तो एक्चुअल मास जो है वो हमको कम मिलता है। किससे? ये जो समेशन था रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियंस कंस्टिट्यूटिंग इट, जिससे मिल के बना था, उन सब के मास से थोड़ा सा कम मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि देखो ये जो अपने न्यूक्लियन थे इनने मिल के जब न्यूक्लियस का निर्माण किया तो थोड़ा सा एनर्जी जो था बाइंडिंग एनर्जी वो रिलीज कर दिया, यानी बहुत सारे न्यूट्रॉन आए, प्रोटॉन आए, आपस में जुड़ के न्यूक्लियस बनाए, तो थोड़ा सा एनर्जी क्या किया था जो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर था वो रिलीज कर दिया था। अब एनर्जी रिलीज कर दिया तो इससे मास काहे कम हो जाएगा। इससे एक बात निकल के आया कि एनर्जी और मास के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, एनर्जी और मास के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। अब देखो क्या हुआ, ये जो बाइंडिंग एनर्जी था वो किसके बराबर था, वो उतना ही बाइंडिंग। अब देखो ये बाइंडिंग एनर्जी कितना था, अगर इसको तोड़ तोड़ के फिर से सेपरेट करना है तो जितना हमको काम करना पड़ेगा, जितना एनर्जी देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इसको जो पार्टिकल से मिल के बना है, कंस्टिट्यूट हुआ है, उसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है, न्यूक्लियस को वापस से पार्टिकल में तोड़ना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो जितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा उतना ही एनर्जी जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी होता है। तो एक बात देखो, एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि मास में हो गया है कमी, तो वो जो मास में कमी है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। ये मास का डिफेक्ट कितना होगा, तो देखो सिंपल सा बात था, तुम्हारे पास जो एक न्यूक्लियस था, ठीक है, उसका मान लो जो एटॉमिक नंबर था, मास था वो था ए और नंबर था जेड, तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब जो थ्योरिटिकल वैल्यू था इसके मास का, इसके मास का जो थ्योरी के हिसाब से वैल्यू आना था वो कितना आना था, तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इतने प्रोटॉन है जेड के बराबर, जोड़ ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, जितने न्यूट्रॉन उतना गुने इतना, ये इतने न्यूट्रॉन है गुने इतना, माइनस जो मास का एक्चुअल न्यूक्लियस का जो मास तुमको मिला एक्सपेरिमेंटली, उन दोनों को घटा दोगे तो ये हो जाएगा मास डिफेक्ट। तो देखो मास डिफेक्ट क्या हुआ, जेड गुने मास ऑफ प्रोटॉन जोड़ ए माइनस जेड गुने मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों का जो फर्क आया न्यूक्लियस का मास और जितना होना चाहिए था न्यूक्लियस का मास, उसी को हम लोग बोल देते हैं मास डिफेक्ट। अब ये जो मास डिफेक्ट निकाला उसको अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से लिखते हैं और c के स्क्वायर से अगर तुमने गुना कर दिया तो हम मास, तुमको पता है एनर्जी बराबर होता है मास गुने c का स्क्वायर, मास गुने c का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको c के स्क्वायर से गुना कर देंगे मास को तो एनर्जी मिल जाएगा। तो इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी जो था वो क्या था, मास डिफेक्ट यानी डेल्टा एम गुने सी स्क्वायर से इस इक्वेशन में गुना कर दिए। तो अगर देखो मास को तुम लोग एटॉमिक मास यूनिट में रखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी कितना मिलेगा, तो मास को एटॉमिक मास यूनिट में यहाँ पे रख दो, मास डिफेक्ट हो गया, और सी ये हो जाएगा 931.5 इंटू MEV के बराबर। MEV क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 के पावर 6 गुने 10 के पावर 6, मेगा का मतलब ये होता है। इक्वेशन अपने काम का है। अब देखो मान लो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है तो इसके पास ऑक्सीजन का क्या होता है 16 और 8,
इसके पास 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात अभी हम लोग करेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। अब अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को इस डायग्राम में देखो तो 8 प्रोटॉन था, 8 न्यूट्रॉन था। ठीक है, तो जब ये न्यूक्लियस बना, ये न्यूक्लियस बनेगा तो क्या होगा, जब ये कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाता है तो एनर्जी रिलीज कर देता है। एनर्जी जैसे रिलीज हुआ तो मास डिक्रीज हो जाएगा। और जब ये मिल के न्यूक्लियस को तोड़ के हमको फिर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाना है तो हमको इसको एनर्जी खिलाना पड़ेगा, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, उस कारण से मास जो है बढ़ जाएगा। क्या मतलब हुआ कि अगर तुम सच में देखोगे इसके 8 प्रोटॉन के मास और 8 न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के, तो वो जो न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर रिलीज हो गया था जब हमारा न्यूक्लियस बना था। तो अगर हम मास एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें तो क्या होगा, तो 8 गो मास ऑफ प्रोटॉन जोड़ 8 गो मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस जोड़ बाइंडिंग एनर्जी बाय c²। क्या क्या मास लिख रहे हैं ना, मास क्या होता है एनर्जी इंटू c²। तो मास करने के लिए हमको क्या देना, एनर्जी बाय c², तो बाइंडिंग एनर्जी बाय c², ये हो गया मास यहाँ पे। तो यही देखो, कोई भी अगर हमको मास डिफेक्ट लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे, मास डिफेक्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास जो घटे न्यूक्लियस का मास। तो देखो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इसी को हम क्या बोल देंगे डेल्टा एम। डेल्टा एम को अगर AMU में लिख दो गुने 931.5 ये कर दो, तुमको बाइंडिंग एनर्जी का मान मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी का मान मिल जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, कि कितना एनर्जी है, कितने न्यूक्लियॉन है। तो कोई भी जो न्यूक्लियस होता है उसका जो स्टेबिलिटी होता है वो नॉट डिपेंड अपॉन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। फिर से समझो, जो हमको क्या लगता है कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय कितने न्यूक्लियॉन्स की संख्या है उस पे, केवल इस पे डिपेंड नहीं करता, बाइंडिंग एनर्जी बाय न्यूक्लियॉन्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो अगर किसी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है तो उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी, यानी अपना जो स्टेबिलिटी है वो बाइंडिंग एनर्जी पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। एटॉमिक नंबर ज़्यादा बढ़ा तो ज़्यादा सदस्य आ गए तो स्टेबिलिटी कम हो गई। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालोगे तो क्या करोगे, पूरे बाइंडिंग एनर्जी को उसके मास नंबर से डिवाइड कर दो। अबे मास नंबर ही तो अपना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते थे, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते थे। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इसके इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो देखो यहाँ पे चार्ट में दिखाया गया है कि किसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कैसा होता है। तो हाइड्रोजन का नीचे है लिथियम, ऐसे करके ये ग्राफ है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात करोगे तो एटॉमिक मास जिसका 62 होता है, जो कि निकेल का होता है, उसके लिए मैक्सिमम है। कितना है मैक्सिमम, 8.79460 प्लस माइनस इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, यानी एगो न्यूक्लियॉन पे इतना बाइंडिंग एनर्जी इसको मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे वो किस रीजन में होंगे, A=62 के रीजन में। अब देखो जो भी हैप्पी न्यूक्लियाई हैं, यानी जिसके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मान ज़्यादा है, यानी मास नंबर जैसे ज़्यादा हो गया तो उसका तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला मास नंबर ज़्यादा हो गया। वो क्या करता है, वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में बंट जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। जो लार्ज मास नंबर वाला है वो स्मॉल मास वाले न्यूक्लियाई में टूट जाता है। इस टूटने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं फीजन। फीजन मतलब टूटना,
तो फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि जिसका मास नंबर, जो हैवी न्यूक्लियाई हैं उनका मास नंबर चूँकि ज़्यादा होता है, इस कारण से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान कम हो जाता है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान कम होगा तो स्टेबल रहा नहीं, वो स्टेबल नहीं रहेगा तो स्टेबल बनना चाहेगा, स्टेबल बनना चाहने के लिए टूट जाएगा, टूट के क्या बना लेगा, स्मॉलर एटॉमिक मास नंबर वाले वो, वही टूटने की क्रिया को फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। समझ गए? अब देखो, न्यूक्लियाई अचीव स्टेबिलिटी बाय कंबाइनिंग एंड रिजल्टिंग इनटू हैवी न्यूक्लियस, और ये रिएक्शन कहलाता है फ्यूजन रिएक्शन। देखो, ऐसे न्यूक्लियाई जिसका मास एकदम कम है, तो भैया मास कम है यानी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो जिसका कम है, तो बाइंडिंग एनर्जी जिसका कम है वो क्या करता है, दो छोटे छोटे वाले मिलके थोड़ा बड़ा लार्ज मास बना लेता है। उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूज हो के जुड़ गया, फ्यूज होना मतलब होता है जुड़ जाना। समझ गए? दोनों ही रिएक्शन में जो इसके प्रोडक्ट होंगे जो मोर स्टेबल बनेंगे तभी ऐसा रिएक्शन होगा। यानी अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट के मुकाबले, तो क्यू वैल्यू जो होगा रिएक्शन का वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यू वैल्यू जो होगा निकल के आएगा वो पॉजिटिव आएगा। समझ गए? ऐसा फ्यूजन और फ्यूजन कब होगा, जब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल बने। क्वेश्चन दिया है, देख क्वेश्चन दिया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस इज इतना एंड इतना। इफ़ टू ड्यूट्रॉन न्यूक्लिया रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल हीलियम न्यूक्लियस, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। देखो, ड्यूट्रॉन क्या है, H21, यह ड्यूट्रॉन, ठीक है। अब बोलता है ये दो ड्यूट्रॉन मिलके हीलियम क्या है 4 और 2 ये बनाता है, तो कितना बाइंडिंग एनर्जी इससे रिलीज होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा बात है, हीलियम ऐसा बना तो एनर्जी हीलियम का कितना था 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये। तो एगो न्यूक्लियन रहेगा तो हीलियम के लिए मामला आएगा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, लेकिन हीलियम के अंदर मास नंबर 4 है, तो हीलियम का एनर्जी कितना है 4 गुने 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पहले जो ड्यूट्रॉन था तो ड्यूट्रॉन में कितना था, तो देखो ड्यूट्रॉन में कितना था 2 था, तो 2 इंटू पर में कितने मिल रहे थे 1.1, और ऐसा कितना हो रहा है 2 मिल रहा है तो गुने 2। तो इसको हीलियम का एनर्जी माइनस जो 4 गुने 1.1 आ गया, तो ये जो होगा डेल्टा वही एनर्जी रिलीज होगा जो दोनों के अलग अलग में आए। तो कितना आ गया भाई, ये निकल के आ जाता है 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये जब ड्यूट्रॉन आपस में जुड़ के हीलियम बना लिया तो एनर्जी का रिलीज कर दिया। यानी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो हमेशा याद रखना, उसको कितने न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के कितना है, मास नंबर कितना है, उससे गुना करोगे तो टोटल एनर्जी तुमको मिलेगा। यहाँ पे 2 थे इसलिए 2 से 1.1 को गुना किए, 4 थे इसलिए 7 से गुना किए, इसके 2 मिल के 1 बना रहा इसलिए दोबारा से इसको 2 से गुना करना पड़ा था। हीलियम का तो 1 ही बन रहा है। अब जो इससे आगे का कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।